जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। देखते हैं आज इस वीडियो में स्वरों का वर्गीकरण। हमने अगले वीडियो में वर्णमाला पढ़ी थी। इस वीडियो में स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे एक एक चीज़ को समझते हुए। तो देखो, स्वरों का वर्गीकरण मात्रा, उच्चारण, काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। किसके के आधार पर? मात्रा के आधार पर, उच्चारण और काल के आधार पर, लगने वाले समय के आधार पर। तो पहले है ह्रस्व स्वर। कौन से? ह्रस्व स्वर। जिनके उच्चारण में कम समय, एक मात्रा का समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 3। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? आ है, ई है, ऊ है। तो ये क्या है? ये ह्रस्व स्वर हैं। ठीक, क्या है? ये ह्रस्व स्वर हैं। समझ गए? आगे देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है, उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है। जिन स्वरों में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, अर्थात दोगुना समय लगता है, या 2 मात्राओं का समय लगता है, 2 मात्राओं का जो समय लगता है, तो उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। आगे है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। देखिए, ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, जिनमें एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ वो हैं, दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है। और प्लुत स्वर हैं जिनमें दीर्घ से भी दोगुनी मात्रा से भी अधिक समय लगता है, या कह लीजिए त्रिमात्रिक त्रिमात्रिक समय लगता है। त्रिमात्रिक समय लगता है, या 2 मात्राओं से भी अधिक समय लगता है, उनको प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है। यह शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने के लिए या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलते हैं राम हरि ओम। ठीक है। कैसे बोलते हैं? हरि ओम। या पीछे जिसके डैश डैश लगा देते हैं, इस प्रकार से, जैसे ये लिखा है राम, तो इस प्रकार से ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। समझ में आया होगा? मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, काल के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है। इनको याद रखिए, इनकी मात्रा 3 होती है ह्रस्व की। उसके बाद बचे हुए सभी दीर्घ स्वर हैं। अब प्लुत की ये मात्रा नहीं पूछी है कि ये तो किसी को पुकारने, जिसके पीछे खूब खींच देते हैं लाइन, तो उनको बोलते हैं। जीव के आधार पर, अभी देखिए, मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, काल के आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण देखा था। अब देखते हैं किसके आधार पर? जीव के आधार पर। किसके आधार पर? जीव के आधार पर। जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। अग्रस्वर। अग्रस्वरों से कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, उनको बोलते हैं अग्रस्वर। तो इसमें अग्रस्वर में कौन है? ई है, बड़ी ई है, ए है, ऐ है। 4 वर्ण आते हैं अग्रस्वर में। किस में आते हैं? अग्रस्वर में। अग्रस्वर में इसमें बोल के देखिए, आगे का जीभ का अगला भाग काम करेगा। ई, ए, ऐ। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, उसे मध्य स्वर कहते हैं। और मध्य स्वर मात्र एक होता है, जिसे बोलते छोटा। ये केवल मध्य स्वर है, ये मध्य से बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है,
उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। इसमें आ, उ, आ, औ ये आते हैं। ठीक है, ये आगत आ है, ये भी आता है। उसके बाद औ आता है, ओ भी आता है। इसी में के अंतर्गत पश्च स्वर के अंतर्गत ही ये सभी आते हैं। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। अब याद रखना है, आ हो गया मध्य स्वर, आ हो गया मध्य स्वर। उसके बाद जितने तीन गिनती के हिसाब से जो बचे हैं, चाहे वो आ हो, चाहे वो ऊ हो, चाहे बड़ा ऊ हो, जितने भी ये तीन गिनती वाले आते हैं ये सब कैसे हैं? पश्च, पीछे। ये अग्र हैं, ई अग्र, ई अग्र, ए अग्र, ए अग्र। तो अग्र में 4, मध्य में 1 और बचे हुए पश्च में सभी। ठीक है, जितने भी तीन गिनती तरीके बनते हैं जो, ये सभी 3 इकाई आसना 3 ऊ पढ़ेंगे। ठीक है, ऊ, आ, जितने भी आगत आ, ये सब कैसे हैं? पश्च स्वर हैं। अब आगे आइए स्वर और व्यंजन के उदाहरण देखते हैं। मुख द्वार मुख विवर के खुलने के आधार पर। नंबर 1 है विव्रत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, विव्रत किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण क्रम में मुख जो है पूरा खुल जाता है। ठीक है, क्या होता है? मुख जो है वो पूरा खुल जाता है। तो वो अक्षर है आ। कौन सा वर्ण है? आ बोल के देखिए, मुंह से पूरा खुलता आ। ठीक है, अर्ध विव्रत। तो आ हो गया विव्रत। विव्रत किसे कहते हैं? जिसके अक्षर के बोलने में बेकार होता है, विकृत होता है, मुंह फैल जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं विव्रत। तो आ हो गया अर्ध विव्रत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जिनके बोलने में मुख जो है आधा खुलेगा। बोलिए, अ, ए, औ, ओ। तो ये कैसे हैं? अर्ध विव्रत हैं। आ, ए, ओ ये कैसे हैं? ये अर्ध विव्रत हैं। कैसे हैं? अर्ध विव्रत हैं। आगे देखिए, नंबर 3 अर्ध समृद्ध। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। समृद्ध किसे कहते हैं? अर्ध समृद्ध किसे कहते हैं? जिनके बोलने में उच्चारण करने में जो मुख का द्वार है वो आधा बंद रहता है। तो उसमें है ए, ओ। कौन है? ए, ओ, ए, ओ। इनके देखो ए, ओ, आधा मुख बंद रहता है, तो उन्हें बोलते हैं अर्ध समृद्ध। समृद्ध किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार लगभग बंद रहता है। ई, ई, ऊ, इनमें देखिए लगभग में मुंह बंद रहता है, तो उन्हें बोलते हैं समृद्ध। अब दोबारा सुनिए, विव्रत कहते हैं जिनके बोले उच्चारण करने में मुख पूरा खुल जाता है, उसे बोलते हैं विव्रत। विकृत हो जाता है, बिखर जाता है मुंह, उसे बोलते हैं विव्रत। तो इसमें क्या हो जाएगा? बड़ा आ जाएगा। उसके बाद अर्ध विव्रत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे आ, ए, ओ, औ, तो इनके बोलने में मुख आधा खुलता है, इसीलिए इसे अर्ध विव्रत कहते हैं। विव्रत का मतलब होता है विखार, बिखरना, खुलना, बहाव होना, फैलना। अर्ध विव्रत में, अर्ध समृत में, समृत समल के, समृत सम, थोड़ा द्वार बंद रहता है। मुख द्वार कैसा रहता है? बंद रहता है। तो इस प्रकार समृत क्या है? जिनमें लगभग में संभावना ही रहती। समृत याद रखो, संभावना रहती बंद रहने की, संभावना रहती बंद रहने की। ई, ऊ। ठीक है, अब आगे आइए, ओंठों की स्थिति के आधार पर। ओंठों की स्थिति के आधार पर देखते हैं अव्रत मुखी। ठीक है, आवृत मुखी बोल लीजिए, इसे अव्रत मुखी कीजिए। ठीक है, क्या बोल लीजिए? नंबर 1 आवृत मुखी। आवृत मुखी बोल लीजिए, चाहे अव्रत मुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ
वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें बोलते हैं अवृत्तमुखी। तो आ माने नहीं, व्रत माने व्रत की तरह। व्रत कैसा इस प्रकार से होता है, तो इसमें जो है इस प्रकार के ओंठ ना हो, मुख ना हो, उन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए आ ई ए ये कैसे हैं? आवृतमुखी। इनके बोलने में मुख जो है व्रत के समान नहीं होता है। आगे है व्रतमुखी। नंबर 2 व्रतमुखी। ये किसकी? ओंठ की स्थिति देखिए, ओंठ की स्थिति। ओंठ की स्थिति किस प्रकार से होती है? जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं उन अक्षरों को, उन वर्णों को व्रतमुखी कहते हैं। जिस प्रकार से उ, ऊ, ओ, औ। देखिए इनको सबको बोल करके मुख जो है बिल्कुल वृत्त की तरह हो जाता है, बिल्कुल गोलाकार हो जाता है। लेकिन ऊपर वालों को, आवृतमुखी को बोलने वालों को मुख एकदम चपटा रहता है, पूरा वृत्त के समान नहीं होता है, इसीलिए वो आवृतमुखी हो गए। और जो जिनके उच्चारण में बोलते समय ओंठ जो हैं गोलाकार हो जाते हैं उनको वृत्तमुखी कहते हैं। आगे हवा के, नाक के व मुख से निकलने के आधार पर, हवा जो है नाक और मुख दोनों से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो देखिए निर्नासिक या मौखिक स्वर। निर्नुनासिक या मौखिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, जिनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है उन्हें बोलते हैं निर्नासिक या मौखिक स्वर। पूछा जाएगा निर्नासिक किसे कहते हैं और अनुनासिक किसे कहते हैं? ये दोनों चीज़ें याद रखना। निर्नासिक जिसे बोलते हैं जिसमें केवल हवा मुख से निकले वो बोलते हैं निर्नासिक या मौखिक स्वर, जिसमें होते हैं आ ई। ठीक है, 3 अक्षर होते हैं, 3 वर्ण होते हैं आ ई। ठीक है, अनुनासिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक जिससे मुख से भी निकले और नाक से भी निकले उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। और निर्नासिक या मौखिक स्वर उन्हें कहते हैं जिसमें हवा केवल मुख से ही निकलती है, जिसमें है अक्षर अंग, आ, ई। ये जो होते हैं अनुनासिक होते हैं, इसमें मुख और नाक दोनों प्रकार से निकलती हैं। ये स्वर का वर्गीकरण हुआ। हमने देखा किस किस के आधार पर। हमने देखा मात्रा या काल के समय के आधार पर, जीवा के आधार पर, स्वर और व्यंजनों का उदाहरण, विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंवृत, संवृत, ओंठों की स्थिति के आधार पर आवृतमुखी, वृत्तमुखी, हवा नाक और मुख से निकलने के आधार पर निर्नासिक, अनुनासिक के आधार पर। इस प्रकार से हमने स्वरों का वर्गीकरण किया है। इसी प्रकार से अब हम व्यंजनों का जो वर्गीकरण है अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।